नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का किया विस्तार। अब दिवाली और छठ पूजा तक मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भी जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन। राज्य के लोगों के लिए कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार। मानव परीक्षण करने की मिली अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले। और सहकारी बैंकों में सुरक्षित है लोगों का पैसा। कमजोर स्थिति वाले बैंकों को आरबीआई देगा संरक्षण। आरबीआई के दिशा निर्देश में और बेहतर काम करेंगे बैंक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है और देश में आने वाले समय में ढेर सारे त्योहार आने वाले हैं। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय जो लापरवाही कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लापरवाही करने से रोकना होगा और नियमों का पालन कराना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि कोरोना के संकट काल में भारत की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता की बात है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इसमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। गाइडलाइन में संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार मेट्रो, रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक और अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रात का कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन
आवागमन, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अतिरिक्त बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील रहेगी। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ 5 से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कार्यों की ही अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए कल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए देवस्थानम बोर्ड ने एक हेल्प डेस्क बनाया है। यात्रा पर जाने वाले लोग हेल्प डेस्क के नंबर 7060728843 और 9758133933 पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल कर लोग चारधाम यात्रा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। यात्रा के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट बद्रीनाथ-केदारनाथ.gov.in पर पंजीकरण कर ई पास बनाने की सुविधा दी गई है। यात्रा के दौरान ई पास के साथ अपलोड किए गए फोटो आईडी साथ में रखनी होगी। देवभूमि उत्तराखंड में कल से चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और इस यात्रा के अंदर कोविड के कुछ हिदायत हैं जो हम लोगों को पालन करने होंगे। 10 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर का व्यक्ति इसमें नहीं जाएगा और इसके अंदर आपको हमेशा आईडी कार्ड रखना पड़ेगा, चाहे आधार कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, आपका अपना आईडी आपको साथ रखना होगा। तो ये सारी हिदायतों के साथ ये यात्रा शुरू हो रही है और इसमें रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और हम ये चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भीड़ भाड़ ना हो। प्रसाद भी आप अपने घर से नहीं ले जा पाएंगे, प्रसाद भी जो है आपको वहीं खरीदना होगा और वहीं चढ़ाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं अनलॉक 2 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। राजधानी देहरादून में कोरोना वायरस के चलते बीते 3 महीनों से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ी और क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, मॉल और होटल बंद थे। 1 जुलाई से प्रशासन इन्हें खोलने जा रहा है। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ पैर साबुन से धोने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है। कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद ही रहेंगे। ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन अभी बंद रहेंगे। आहिस्ता हम सारा खुलने की तरफ जा रहे हैं। अनलॉक 1 में काफ़ी कुछ खुला, हम लोग 2 में फिर बाकी बचे हुए चीज़ खोलने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी भी जो नहीं छूट दी गई है, स्कूल है, कॉलेज है, जिम है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिनमें नहीं छूट दी गई है, लेकिन बाकी सब में आहिस्ता आहिस्ता छूट देते हुए और सब नॉर्मल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से मामलों के तेजी से बढ़ने की संख्या में कुछ कमी हुई है। राज्य में कोरोना के कल शाम 8 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2831 हो गई है, जबकि अब तक 2111 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कल देहरादून में 4, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 2-2 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए देश की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये देश की पहली कोरोना वैक्सीन है। औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके को कोवैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और यह अगले महीने से शुरू होगा। कोवैक्सीन नाम का यह टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में सहकारी बैंकों के बेहतर परिचालन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के प्रस्ताव की सहकारी बैंकों ने सराहना की है। अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव महाप्रबंधक पीसी तिवारी ने कहा कि जिन सहकारी बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है, आरबीआई उन्हें संरक्षण के दायरे में रखने जा रहा है। इससे लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि हमारा बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत ही संचालित है। आज की स्थिति में हमारी जो है बड़ी आर्थिक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति है। बैंक पूरा आरबीआई के अंतर्गत जो उसके रूल रेगुलेशन नियम जो होते हैं उसके अनुसार कार्य करता है। जनता का पैसा पूर्ण तरह सुरक्षित रहेगा। जिस तरह राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित है, उसी तरह सहकारी बैंक में भी सुरक्षित।
वहीं जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश चंद ने कहा कि सहकारी बैंक आरबीआई और नाबार्ड के अंतर्गत ही कार्य करता है। और हमारे एक्ट के अंतर्गत जो है हम आरबीआई के करते हैं। जैसे डिपोजिटर का पैसा हमारे यहाँ जो है पहले 1 लाख तक था, 5 लाख कर दिया है। डिपोजिटर का पैसा हमारे सहकारी बैंक में सुरक्षित है। सहकारी बैंक जो है आरबीआई और नाबार्ड के उससे जो है अंतर्गत हम उनके नियमों के अंतर्गत ही काम करते हैं। उसके बाद कोई भी हम कार्य नहीं करते। लॉकडाउन के दौरान घर आए प्रवासी उत्तराखंडी अब अपने घर पर ही स्वरोजगार करने लगे हैं। नैनीताल जिले के सुयालबाड़ी के चौफा गांव में दिल्ली में एक होटल में काम करने वाले हरीश नेगी ने मिसाल पेश की है। गांव लौटने के बाद उनके सामने रोजगार का संकट हो गया, लेकिन हरीश ने इंटरनेट के माध्यम से जानकारियां जुटाकर बिच्छू घास को रोजगार का नया जरिया बना लिया। बिच्छू घास को आयुर्वेद में बेहद गुणकारी बताया गया है। उनका कहना है कि इसके गुणों के अनुसार बिच्छू घास से चाय बनाई और बाजार में सुखाकर बेचना शुरू किया। एक्चुअली हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बस लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। विद फैमिली मैं यहाँ पे आया हूँ अभी। तो अभी तो ये है कि लॉकडाउन में हम यहाँ पर समाव फंसी गए हैं, तो आने जाने का कोई वो बन नहीं रहा है। बट हम लोग मैंने सोचा कि लॉकडाउन में अगर कुछ यहाँ पे खाली बैठ के क्या करना है तो कुछ कर लेते हैं। तो मैंने नेटल के ऊपर काम किया है। मैं नेटल खुद काट रहा हूँ और उसको ड्राई कर रहा हूँ लीव्स का, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि नेटल्स के बारे में मैंने बाहर की मार्केट्स के अंदर देखा है, बहुत अच्छी वैल्यू है नेटल की। बहुत उसकी ग्रीन टी बनती है, बहुत सारे लाइक शुगर पेशेंट्स भी काम आता है उसका। तो नेटल्स के ह्यूमन बॉडीज़ के लिए ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मी एंड माय वाइफ हम मिल के इस चीज़ में काम कर रहे हैं, और मेरा कज़न ब्रदर है जो इसमें मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। हरीश के काम में उनकी पत्नी ली ने पूरा सहयोग किया। ली ने बिच्छू घास को काट कर लाने का काम किया और उसे सुखाकर 10-10 किलो के बैग बनाकर हल्द्वानी में ही 200 रुपये प्रति बैग कीमत पर बेच दिए। इससे उनको अच्छी आमदनी भी हो रही है। ये लॉकडाउन के बाद तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, इसलिए हमने ये पूरा फैमिली, आवर फैमिली, माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, ऑल ऑफ अस टुगेदर we start doing this nettle leaves. So अगर आगे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे औरतें हैं, lots of women, all the women, let me say, they are very hard working and they used to work day and night, but we can say they don't have any value about their work. And if we start doing this one, then all the women from the villages, they can cut it, nettle leaf, and then if we got a good buyer, then all the women also can have income resources. मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट को जब इसकी जानकारी मिली तो वो गांव पहुंचे और हरीश नेगी की पूरी योजना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हरीश नेगी प्रवासियों के लिए रोल मॉडल साबित होंगे। इस तरह के प्रयासों से प्रवासियों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। जब हमारे उत्तराखंडी भाई बहन वापस उत्तराखंड आए तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्पना की कि हमें इनको वापस रोकना है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई, और मैं भी जगह जगह घूम घूम के यही प्रयास कर रहा हूँ। अपने युवाओं को ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें प्रकृति ने देवभूमि को वो सारे संसाधन दिए हैं जिसका संतुलित इस्तेमाल कर कर हम यहीं रहकर अपनी आजीविका चला सकते हैं। और यही कारण है कि ये जो आपने जो आज जो स्टोरी कवर की है, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे बिच्छू घास होता है जिसको गढ़वाल में कंडाली कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम जैकेट बनाने के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्ब्स के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने चाइनीज ऐप पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं। सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसमें टिकटॉक, शेयर इट, वीचैट, MI वीडियो कॉल समेत अन्य ऐप शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। IT मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से
एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। इसमें कहा गया है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है। साथ ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से चलाए जा रहे स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का अभियान वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में सभी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे देश में बनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी और लोग स्वावलंबी बनेंगे। आत्मनिर्भर तभी हो सकता है कि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, और स्वदेशी जागरण मंच इस हेतु बहुत पहले से अभियान चलाए हुए है। मुझे तो याद है कि स्वदेशी जागरण मंच के अनेकों अभियानों में मैं खुद शामिल रहा हूँ, और उससे पहले मैं पहले से पक्षधर रहा हूँ कि हम अपने स्वदेशी जितने भी चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और लोगों को प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार यदि हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे तभी हम स्वावलंबी हो पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, स्वदेशी अपनाने के बाद हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। मेरी स्वदेशी जागरण मंच को बहुत बधाई है, और निश्चित रूप से मैं आज आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि स्वदेशी अपनाकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का किया विस्तार। अब दिवाली और छठ पूजा तक मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भी जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन। राज्य के लोगों के लिए कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार। मानव परीक्षण करने की मिली अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले। और सहकारी बैंकों में सुरक्षित है लोगों का पैसा। कमजोर स्थिति वाले बैंकों को आरबीआई देगा संरक्षण। आरबीआई के दिशा निर्देश में और बेहतर काम करेंगे बैंक। नमस्कार।